बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट को, टेस्टिंग को, और हम देखेंगे कि कितनी किस्म की जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्टिंग की जाती है और कौन कौन से मेथड्स जो है वो यूज होते हैं असेसमेंट और टेस्टिंग के लिए। सबसे पहले जो है वो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बेसिकली कहते किसको है। A process that integrates test information with information from other sources, for example, information from other tests, the individual's social, educational, employment, health, psychological history. तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, फॉर एग्जांपल टेस्ट्स के थ्रू, सोशल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री वगैरह के थ्रू। तो ये क्या होता है, एक आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग एन इंडिविजुअल्स मेंटल हेल्थ and behavioral functioning through the use of standardized tests, observations, and other methods. बेसिकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस है इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को, बिहेवियर्स को जो है वो एवेलुएट करने का वाया यूजिंग डिफरेंट टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड मेथड्स. It is typically conducted by the mental health professionals such as psychologist or psychiatric nurse practitioner and is used to diagnose mental health conditions, determine appropriate treatment options and measure progress in treatment. यानी जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो याद रखें कि दिस इज अ होल प्रोसेस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन. वो ये इसमें होता क्या है कि पूरा एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है किसी भी शख्स के बारे में. अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसके एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसके एटीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसके इंटेलिजेंस लेवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप्स से या पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कौन करता है ये भी हमने देख लिया है कि साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकाइट्रिस्ट हो सकता है, साइकाइट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर, सोशल वर्कर वगैरह जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं. और ये क्यों की जाती है कि किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए, किसी भी फिनोमिना, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के बारे में जानने के लिए, या किसी भी मेंटल हेल्थ को जो है, कंडीशन को जो है, या प्रॉब्लम को जो है वो डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या ट्रीटमेंट जो हो रही है उसमें प्रोग्रेस को जांचने के लिए. जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की, हिस्ट्री हम जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं अब जो है वो यहाँ से स्किप कर दूंगा, नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि कल जो है वो मैंने बड़ी डिटेल में इसकी हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की है. अच्छा जी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन काउंसलिंग. अच्छा, काउंसलिंग या थेरेपी वगैरह में साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्यों जरूरी है? Psychological assessment is important because it can help identify mental health conditions and other issues that may be impacting an individual's thoughts, feelings and behaviors. ठीक है, ये इसलिए जरूरी है कि ये बहुत सारे बेसिकली ऐसे इश्यूज होते हैं जो इंसान के थॉट्स, बिहेवियर्स और फीलिंग्स को इफेक्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी है. इट कैन प्रोवाइड मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस which can be useful in making decisions about treatment or sport. उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हम किसी भी पेशेंट की या फर्द की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अंदाजा लगा सकते हैं, और जो है ये चीजें बाद में उसकी ट्रीटमेंट में जो है वो कारामद साबित होती है. It can also be used to assess an individual's cognitive abilities such as memory, problem solving skills and intellectual functioning. उसके अलावा यह है किसी भी फर्द की कॉग्निटिव पर जो एबिलिटीज होती हैं, जिसमें उसका इंटेलिजेंस हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो सकती है, ये जो चीजें हैं इनको असेस करने के लिए भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग की जाती है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड individuals progress in treatment and make any necessary adjustment.
Psychological assessment can help individuals and their families better understanding the nature of their struggles and options available for addressing them. यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट ना सिर्फ पेशेंट के लिए यूज की जाती है बल्कि उसकी फैमिलीज के लिए भी कि वो जो है वो प्रॉब्लम्स को समझें, प्रॉब्लम को की नेचर को समझें और अपने जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उसको हल करने की कोशिश करें। आगे आ जाता है evaluation and assessment can understand patient's emotional and personality functioning। उसके अलावा जो असेसमेंट है वो बेसिकली किसी भी पेशेंट की इमोशनल और पर्सनैलिटी फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। Results from these measures can help with recommendation for mental health treatment such as with use of the medication or therapy। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम दीज मेजरमेंट, जो भी टेस्टिंग की जाती है उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं क्लिनिशियंस की कि किस तरह जो है वो किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है, क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी थेरेपी जो है वो जरूरी है उसके लिए। फाइंडिंग्स कैन आल्सो हेल्प गाइड अदर रेफरल्स सच एज टू अदर स्पेशलिस्ट लाइक साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट इसलिए भी की जाती है कि हमें प्रॉब्लम पता चल सके पेशेंट के और रियल प्रॉब्लम, और हम जो है वो उसको आगे रेफर कर सकें किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के साथ। जिस तरह का इशू होगा हम उस हवाले से जो है स्पेशलाइज्ड पर्सन के साथ जो है पास जो है वो इसको रेफर कर देंगे। अच्छा जी, ये आगे काउंसलिंग के हवाले से इसको छोड़ देते हैं, काउंसलिंग क्या करता है। अच्छा, आगे आ जाता है असेसमेंट मेथड्स एंड सोर्सेज। अच्छा जी, तीन चार जो है असेसमेंट मेथड्स और सोर्सेज हैं। सबसे पहले इंटरव्यूज के थ्रू जो है वो असेसमेंट की जाती है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू असेसमेंट की जाती है। उसके अलावा टेस्ट, जो डिफरेंट हम स्केल्स मेजरमेंट्स यूज करते हैं असेसमेंट करने के लिए। उसके अलावा कोलेटरल सोर्सेज जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हम ये क्यों, आपके माइंड में एक शायद एक चीज आ रही हो कि ये असेसमेंट से मोड्स क्यों है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि असेसमेंट क्या होती है बेसिकली, तो उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि असेसमेंट बेसिकली इज अ प्रोसेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द psychological assessment and testing, so the main thing in that definition is that the psychological testing would be referred to as the collection of the information of information about any person's psychological, social, emotional, personality, intelligence like attributes। अब the thing is that the definition is, the main component of the definition is to collect the information about the person. Now we are discussing that how we can collect the information about that particular person, what type of methods we can use for collecting the information about that particular person. So there are three basic types of the methods, psychological techniques that we can use for collection of the information. First, that will be interviews. Second is observation. Third is test. And fourth is collateral sources. Now we will discuss all these sources one by one. First of all, we will discuss the interview. द क्लिनिकल इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू, एक होता है इनिशियल इंटरव्यू या क्लिनिकल इंटरव्यू। जब भी आपके पास पेशेंट आता है ना तो आप सबसे पहले उसका एक इंटरव्यू करते हैं। आप में से जो लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को देखते हैं तो उनको पता होगा कि सबसे पहले जो है वो उसका एक इंटरव्यू करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल इंटरव्यू, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, द क्लिनिकल इंटरव्यू इज द मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। The client's initial face-to-face encounter with the therapist is typically an interview. The clinician will then generally investigate several facts about the presenting complaints such as behavioral abnormalities, sensations of discomfort, the circumstances surrounding the person's genesis, a history of the previous episode, and how the condition impacts the client's everyday functioning. The clinician may investigate possible triggering events such as changes in life circumstances, social connections, work, and education. The interviewer encourages the client to express the problem in his or her own words so that the interviewer may comprehend it from the client's perspective. क्या होता है बेसिकली, ये एक इंटरव्यू होता है, ये पहला फेस टू फेस
इंटरव्यू होता है क्लाइंट का थेरापिस्ट या डॉक्टर के पास, जिसमें जो थेरापिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है, he or she probe about the presenting complaint due to which the client is coming to the psychologist. यानी जो है वो बेसिकली इस इंटरव्यू में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछी जाती हैं जिनकी वजह से जो है वो पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आता है। उसमें फिर उसकी एबनॉर्मलिटीज के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या है, सेंसेशन उसकी क्या है, सेंसेशंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी कि क्या फील कर रहा है वो, ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में उसको क्या लग रहा है, या उससे इस तरह के जो एपिसोड है वो पहले भी हो चुके हैं, या ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली उसकी रोजमर्रा जिंदगी पे किस तरह इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह जो है वो, उसके अलावा क्लिनिशियन जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी जिंदगी में होने वाले वाकयात के बारे में जानता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट उसको लग रहा होता है कि ये वाकया इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ पेशेंट में, उन वाकयात को जानने की कोशिश करता है। उसके अलावा लाइफ के सर्कमस्टांसिस को, घर के माहौल को, कि घर का माहौल जो है वो पेशेंट के लिए सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है, तो ये सारी चीजें जो है दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द क्लिनिकल इंटरव्यू एज वेल। एंड द फर्स्ट इंटरव्यू when a patient is encountered face to face with the therapist and the or the psychologist, that is called clinical interview. So clinical interview में कौन-कौन से हम एरियाज को कवर करते हैं? What is the current problem? करंट मसला क्या है? When did the problem first become apparent? कब स्टार्ट हुआ मसला फर्स्ट टाइम? How often does the presenting problems कितनी दफा जो है इस तरह के मसले लामा जो है वो ट्रिगर होती हैं? To what degree does the current difficulty impact on daily functioning? किस हद तक जो है वो आपका मौजूदा मसला जो है वो आपके डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है? What caused the last episode? एपिसोड क्यों हुआ था आखिरी? What happened during and after the problem last occurrence? तो प्रॉब्लम से पहले और बाद में क्या सूरत हाल थी? What does it feel like when the problems occur? यानी ये सारे सवालात हैं, these are the basic areas of clinical interview. These areas should be covered by a trained psychologist or clinicians in order to find out the basic information, in order to find out the you can say the important information about the problem of the client. ये था वो एरिया, ठीक है। उसके अलावा जो है एरिया एज और सेक्स का एरिया कि क्या है, रीजन फॉर रेफरल आया क्यों है, एजुकेशन और उसकी वर्क हिस्ट्री है, करंट सोशल सिचुएशन है, उसके अलावा फिजिकल और मेंटल हिस्ट्री है, उसके अलावा ड्रग अल्कोहल यूज और करंट मेडिकेशन तो नहीं ले रहा, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद a clinical interview allow the counselor to get particular information and investigate behavioral or response in depth. उसके अलावा जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है उसमें जो थेरेपिस्ट या काउंसलर होता है वो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेता है ताकि वो बिहेवियर को डिटेल में जाके जो है जान सके। The interview is still one of the most commonly used tool in therapeutic, industrial, counseling, school and panel context. अच्छा, इंटरव्यू कितनी किस्म के होते हैं? पहले आ जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो इसमें प्री डिटरमिन्ड सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक पहले से मौजूद सवालनामा होता है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। For example, the mental status test use a series of the questions and observations to systematically assess the client's awareness, time and place, orientation, attention span, memory, judgment, insight, thinking, content and processes, mood and appearance. Structured interviews, also known as the standardized interviews, give the maximum reliability and consistency in making diagnostic decisions, which is why they are widely used in psychological research setting. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या जी? एक वो स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस सीरीज में होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। आपने हर शख्स के साथ उसी ऑर्डर के साथ क्वेश्चन एडमिनिस्टर करने हैं, उसी तरह के सवालात होंगे, उसी तरह की जो है वो हर चीज होगी। आगे आ जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होगा जी? contain mostly prepared questions that can be supplemented with additional questions. पहले से मौजूद सवाल तो होते हैं लेकिन उनके साथ मजीद सवालात किए जा सकते हैं। The interviewer can deviate from the original questions and therefore this type of the interview typically produce rich qualitative data.
अब इंटरव्यूअर क्या जो होता है, वो जिस तरह स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है कि इंटरव्यूअर इधर से उधर नहीं हिल सकता सवाल से, ठीक है, जो लिखा है वही पूछना है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अब क्या कहता है जी, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और द मेथड ऑफ इंटरव्यूज वेयर क्वेश्चंस कैन बी चेंज्ड or adapted to meet the respondents' intelligence, understanding, and belief. Unlike the structured interview, they do not offer a limited preset range of the answers for a respondent to choose, but instead advocate listening to how each individual person respond to the question. Simple is that अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में कोई पहले से ऑर्डर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आप जो है वो रिस्पोंडेंट की इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसके बिलीव्स के हिसाब से जो है वो अपना एक जो है वो मौके की मुनासिबत से जो है वो मौके पे ही क्वेश्चंस बनाते हैं और उससे पूछते जाते हैं। आपको जो जो फील होता है कि यार मुझे ये सवाल भी पूछना चाहिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई, लाइक आप पूछते हैं अच्छा जी आप क्या करते हैं, तो वो कहता है जी कि मैं, अच्छा मेरा लाइफ स्टॉक का बिजनेस है। अच्छा कहते हैं लाइफ स्टॉक में क्या करते हैं, अच्छा जी मेरा फला लाइफ स्टॉक में जो है वो मैंने भैंसें रखी हुई हैं। अच्छा जी कैटल फॉर्म है, तो कैटल्स में किस नस्ल के जो जानवर हैं, इस तरह करते कराते। अच्छा फिर आप उनको क्या करते हैं, उनको कहाँ बेचते हैं, उनका मिल्क प्रोड्यूस करते हैं या उनका मीट प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह करके जो है वो आप एट द स्पॉट जो है यू विल फॉर्मुलेट द सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस which you will put for getting the answer of that particular person. आगे आ जाता है जी इंटरव्यूज की हमने वही बात कर ली, ये थोड़ा सा इसको मैंने टेबल में बना दिया था कि अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं। वेरी फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल इंटरव्यूअर में फॉलो अ जनरल फॉर्मेट वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड समवट फ्लेक्सिबल होता है, नॉट कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इंटरव्यूज में प्रूव एंड एक्सपेंड इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज। स्ट्रक्चर्ड होता है, लेग्स फ्लेक्सिबल होता है, फॉर्मल होता है, नो डेविएशन इन प्रोसीजर, ऑफन यूज्ड इन रिसर्च सेटिंग। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली चीजें होती हैं। आगे आ जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect in psychological testing is to use mental status examination. ठीक है, mental status examination MSE is an important part of the clinical assessment process in neurological and psychiatric practices. It is a structured way of observing and describing a patient's psychological functioning at a given point in time under the domains of the appearance, attitude, behavior, mood, affect, speech, thought process, thought content, perception, cognition, insight and judgment. ये जो सारी domains हैं I have discussed here, these are the basically complete components of the mental status examination. The person who are going to administer the mental status examination will put the questions regarding all these domains as well. आगे आ जाता है जी ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द इंटरव्यू। आपको याद होगा जब हमने बात की थी शुरू में, तो हमने कहा था कि पहला जो है वो इंटरव्यू है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की बारी आ जाती है। Observation is the process of viewing and recording what an individual does. Observation is often used in counseling, education, career and employment setting. ठीक होगा जी। अब इंटरव्यू की टाइप्स, सॉरी ऑब्जर्वेशन की टाइप्स कौन सी हैं? देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन: कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी जी? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज व्हेन काउंसलर, क्लिनिशियन और रिसर्चर कंडक्ट द ऑब्जर्वेशंस of participants in controlled environment. In a controlled observation, the counselor या therapist select which participant to observe, where and when to observe them and standardize the procedure. This means that observer have good control over extraneous variable. और ये जो controlled observation होती हैं ये most of the time they are conducted in laboratory settings or experimental settings as well. आगे आ जाती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पीओ भी हम उसको कहते हैं, is a method of collection of behavioral data where the counselor or clinician is immersed in the day-to-day activities of the participants. The objective is usually a record conduct under the widest range of the possible settings. इसमें क्या होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कि रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्ट करता है जहां पे अकॉर्डिंग टू द
डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और इसमें समटाइम जो है वो खुद भी उस माहौल का हिस्सा होता है जहां से जो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर रहा है। थर्ड इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज द क्वालिटेटिव method of recording behavior sample where you record the behavior of the client or subject in the real world setting. You avoid interfering with or influencing any variable in the naturalistic observation. You can think of naturalistic observation as people watching with a purpose. ठीक है जी। इसमें क्या होता है बेसिकली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ये एक कुदरती तरीका है, क्वालिटेटिव तरीका है बिहेवियर को रिकॉर्ड करने का। इसमें आप इंडिविजुअल्स को उनकी अपनी सेटिंग में अपने माहौल में जो है वो जाके ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स वाले जो हैं दे बेसिकली कंडक्ट द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बिकॉज दे record the behavior of the animals in their own natural settings, in their own natural environment as well. आगे आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी हमने सबसे पहले बात की कि इंटरव्यूज की बात की, उसके बाद हमने बात कर ली ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है वो हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। A psychological test is one of the most important aspect to assess the psychological attributes of the person. A psychological test, as defined by the Anastasia and Urbina, in an objective and standardized measure of the behavior. In the first half of the 20th century, counseling professionals were known to use fairly regularly in their work with clients. In fact, educational and vocational counselors employed a variety of the tests to learn more about their clients and tailor their treatment approach to be best meet the needs of their clients. Assessment activities include the collection of data from the direct client and indirect sources, family, friends, and co-workers, using both formal and informal methods, including list of the assessment method, interventions as observation, interviewing, screen, and standardized testing वगैरह। इसमें जो सबसे वेट कीजिएगा एक मिनट जरा, बात हम कर रहे थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century काउंसलिंग प्रोफेशनल्स वर नोन टू यूज द अच्छा in fact educational and vocational counselors employed a variety of the tests to learn about their clients and tailor their treatment approach to be best to meet the needs of that। तो यानी कि एजुकेशनल और वोकेशनल सेटिंग्स जो है वो सेटिंग्स में बेसिकली डिफरेंट टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते थे क्लाइंट्स के साथ, ताकि उनकी जो है वो नीड्स को जो है वो टेलर किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। Assessment activities include the collection of data from direct client and indirect sources। ठीक है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस में जैसे जो है वो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती थी, जिस तरह डायरेक्ट क्लाइंट से हासिल की जाती है और इनडायरेक्ट जो है वो हम पेशेंट की फैमिली से, उसके दोस्तों से, उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी जो है वो हम हासिल कर लेते हैं। अच्छा जी, the list of assessment methods, for example, interventions as observation, interviewing, screening, and standardized testing वगैरह हैं। What make a good psychological test? कौन-कौन सी चीजें जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट को एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाती हैं? तो दोज आर द रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो चीजें हैं, किसी भी टेस्ट में अगर रिलायबिलिटी होगी या वैलिडिटी होगी या उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होगी। स्टैंडर्डाइजेशन मींस कि अगर वो लार्ज सैंपल पर एडमिनिस्टर किया गया होगा और उसका जो फिर उसका कट ऑफ स्कोर निकलेगा या उसका जो है वो क्राइटेरिया बनेगा या स्टैंडर्ड बनेगा, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन काउंसलिंग। काउंसलिंग तो खैर वो एक मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैंने वो बार बार उसमें लिखा हुआ है। अदरवाइज जो डिफरेंट हम क्लासिफिकेशन करते हैं टेस्ट की, वो ड्यू टू जो है वो क्लासिफाई इन चीजों की बेस पे होती है, जिस तरह पर्पस ऑफ टेस्टिंग, मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन, मोड ऑफ रिस्पॉन्स, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको खैर छोड़ दें, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं अब टेस्टिंग किस तरह की होती है। इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस टेस्टिंग हो सकती है, पर्सनैलिटी टेस्टिंग हो सकती है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो सकती है, अचीवमेंट टेस्टिंग हो सकती है, इंटरेस्ट असेसमेंट हो सकता है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग असेसमेंट जो है वो हो सकती है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली द word intelligence simply mean to understand. Intelligence is more than what knowledge you possess. It is about what kind of knowledge you
thoroughly understand and excel at applying. In psychology, intelligence involve 3 different abilities. वो कहते हैं जब साइकोलॉजी जो है ना वो बताता है कि वो बताती है कि इंटेलिजेंस में कौन कौन सी एबिलिटीज को हम चेक करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, गेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस. ये 3 चीजें ऐसी हैं जो जिनकी बेस पे जो है वो हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग को जज करते हैं. इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग अ पर्सन्स परफॉर्मेंस on various diagnostic measures. For example, intelligence test to predict future behavior, for intervention, or on some occasions for the diagnosis of some illness such as developmental disorder. वो कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, या तो हम किसी का भी फ्यूचर बिहेवियर को जो प्रिडिक्ट करना चाह रहे होते हैं, या हमने उसकी कोई ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती है उस पर, या जो है फिर हम किसी भी शख्स की डायग्नोसिस के लिए, किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए जो है वो हम कर सकते हैं. मसलन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को अगर हमने डायग्नोस करना हो बच्चों में तो हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग करते हैं. अगर हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोस करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग करेंगे, हम देखेंगे उसका आईक्यू कितना है. ठीक है जी. आगे यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ओवरऑल कॉग्निटिव एवेल्युएशंस, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस, prediction of future academic achievement, diagnosis of neurological and psychiatric disorders, evaluation of the potential of employees. There are number of IQ measuring tests. Most important and widely used IQ tests are Stanford Binet Intelligence Test. अभी तो ये खैर ये इस्तेमाल नहीं होता, बस हम पढ़ते ही हैं इसको. Wechsler Intelligence Scales. तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल्स जो है ये भी यूज होते हैं. अब वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल जो है ये 3 तरह के होते हैं. वेज होता है ये एडल्ट्स के लिए होता है, विस्क होता है ये एडोलेसेंस के लिए होता है, और जो विप्सी होता है ये गालिबन बच्चों के लिए होता है. आगे जाता है पर्सनालिटी टेस्टिंग. Personality tests are designed to systematically elicit information about the person's motivation, preferences, interest, emotional makeup, and style of interacting with people and situations. पर्सनालिटी टेस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि लोगों के बारे में एक सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके, उनके मोटिवेशन लेवल्स के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में, और किस तरह जो है वो उनका कौन सा स्टाइल जो है वो लोगों से मिलने जुलने का होता है, सिचुएशंस को डील करने का होता है. इन तमाम चीजों को जो है वो पर्सनालिटी टेस्टिंग कवर अप करती है. अच्छा जी, पर्सनालिटी टेस्टिंग 2 तरह की मोस्टली हो सकती है. एक तो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज हो सकती हैं, यानी सवालनामे जो हम कहते हैं, और दूसरे प्रोजेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं. ठीक है जी. सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज कौन सी होती हैं? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज इन्वॉल्व हैविंग test takers read questions and then rate how well the question or statement applies to them. One of the most common self-report inventory is Minnesota Multiple Personality Inventory, MMPI. तो ये क्या होता है बेसिकली, इसमें सवालनामा दिया होता है and the person are directed to tick mark at the and on one specific answers from them given to them. आगे जाता है प्रोजेक्टिव टेस्टिंग. प्रोजेक्टिव टेस्टिंग जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ये इंक ब्लॉट्स बने हुए, जिस तरह मैं कल रोशाख की बात कर रहा था कि रोशाख ने इंक ब्लॉट्स बनाए थे अपने, जो है वो रोशाख इंक ब्लॉट टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें तो जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी टेस्ट है और आज भी वो यूज होता है. तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो बेसिकली कौन से हैं जी, क्या होते हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द टेस्ट टेकर विद द वेग सेंस सीन object or scenario and then asking them to give their interpretation to the test item. One well-known example of the projective test is Rorschach ink blot test. इसमें क्या होता है, वो कहता है वेग सीन या ऑब्जेक्ट या सिनेरियो होता है और हम कहते हैं जी इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए. मतलब ये अब हमें नहीं पता कि ये वेग क्या है. प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? वो टेस्ट, वो चीजें जो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं. मतलब मैं इसको कुछ और तसव्वुर कर सकता हूं, आप इसको कुछ और तसव्वुर कर सकते हैं, ये कोई और तसव्वुर किसी को कर सकते हैं. तो ये जो है दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट. आगे एप्टीट्यूड टेस्टिंग. एप्टीट्यूड टेस्टिंग क्या होती है जी? एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज डिजाइन टू असेस व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग or to predict what a person is able to learn or give the right education and instruction. अब इसमें क्या जी, एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हैं कि कौन सा इंसान किस काबिल है, किस फील्ड में जाने के लिए, उसके लिए कौन सी एजुकेशन बेहतर है और क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. जिस तरह अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है कि हमारे यहाँ जीआरई, गेट, सेट वगैरह ये जो है, एनटीएस वगैरह, ये हमारे एप्टीट्यूड को चेक करते हैं कि क्या हमारा किसी सब्जेक्ट की तरफ जाने का एप्टीट्यूड है भी या नहीं. ठीक हो गया.
उसके बाद आगे आ जाता है, अच्छा इसको छोड़ दो, डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड, अच्छा इसको पढ़ लीजिएगा ऐसे। आगे अचीवमेंट टेस्ट आ गया। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं जी? An achievement test is standardized test that is designed to measure an individual's level of knowledge in the particular area. यानी किसी भी बच्चे के या शख्स के नॉलेज को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो नॉलेज हो सकता है उसको जज करना। जिस तरह आप साइकोलॉजी में किसी का नॉलेज जज कर लें, जियोग्राफी में कर लें, फिजिक्स के में कर लें, केमिस्ट्री में कर लें, तो इस ये जो है दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट। आपने जो पूरा सेमेस्टर पढ़ाया है तो डेफिनेटली बच्चों ने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा, और फिर जब आप देखते हैं कि हाउ मच दे अचीव द कंटेंट, सो यू कंडक्ट एग्जामिनेशन, तो इम्तिहान लेके फिर आप जो है वो उसको अचीवमेंट उसकी देखते हैं। आगे इंटरेस्ट टेस्ट आ जाते हैं। A self-report inventory in which the participant is required to express likes and dislikes for a range of activities and attitudes. These are then compared with the interest pattern of the successful members of the different occupations as mean to assessing the participants suitability for different type of work. इसमें क्या होता है, आप बेसिकली बंदे का इंटरेस्ट चेक करते हैं उसकी एक्टिविटीज की बेस पे, उसके एटीट्यूड की बेस पे, फिर आप देखते हैं कि किस तरह के जो ऑक्यूपेशंस जो हैं वो उनमें इसका इंटरेस्ट है। अगर वो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो टेलर मास्टर बनना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट चेक किया जाता है, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, एक फिजिकल एक फौज में जाना चाहता है, एक प्रोफेसर बनना चाहता है, तो ये जो इंटरेस्ट टेस्ट है ये बेसिकली उनके एप्टीट्यूड को चेक करते हैं कि किस तरह का जो काम है उसमें ये सूटेबल होंगे। आगे आ जाता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, यानी कि ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि उनकी फंक्शनिंग जो है वो बेहतर है। अच्छा जी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट आर specifically designed tasks that are used to measure a psychological function known to be linked to the particular brain structure or pathway. Tests are used for research into brain function and in a clinical setting for the diagnosis of the deficits. तो ये जो है ये बेसिकली टेस्ट यूज किए जाते हैं ताकि जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग को जज किया जा सके, और जो है वो डायग्नोसिस या ब्रेन से या क्लिनिकल रिलेटेड जितने भी डायग्नोसिस हैं उनको देखा जा सके। Common examples of neuropsychological screening test are the Bender-Gestalt neuropsychological screening test, Slauson drawing coordination test वगैरह वगैरह। आगे मेंटल फंक्शंस असेस्ड, अच्छा वो मेंटल फंक्शंस जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में जज किए जाते हैं वो होते हैं जी जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज यूज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर्स सेज, अटेंशन, कंसंट्रेशन, प्रोसेसिंग स्पीड, लर्निंग एंड मेमोरी, रीजनिंग, ये एग्जेक्टिव फंक्शंस, ये सारे के सारे जो हैं ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग या टेस्ट जो होते हैं उनसे जज किया जाता है इनको। अच्छा जी, एंड पे आ जाता है चौथा जो हमने डिस्कस किया था चीजें, वो था कोलेटरल सोर्सेज। सबसे पहले हमने कहा था जी ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेसमेंट की जाती है, यानी डाटा कलेक्ट किया जाता है बंदे को एवेल्युएट करने के लिए। फिर हमने कहा सबसे पहले इंटरव्यूज, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, और एंड पे हमने बात की थी अगर आपको याद हो कोलेटरल सोर्सेज की। कोलेटरल सोर्सेज क्या होते हैं? कोलेटरल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड एनी थर्ड पार्टी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल बीइंग असेस्ड। कोई भी तीसरा शख्स, बाहर वाला शख्स जो के पेशेंट के बारे में या जिसका इलाज हो रहा है या जिसकी असेसमेंट हो रही है उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। A collateral is usually a spouse, family member or friend who participate in therapy to further the treatment interest to the patient. यानी ये जो कोलेटरल होता है ये कोई भी हो सकता है। अगर मियाँ का इलाज हो रहा है तो बीवी कोलेटरल हो सकती है, बीवी मियाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, उसके अलावा फैमिली मेंबर कोई दे सकता है, कोई दोस्त दे सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये थी जी आज की प्रेजेंटेशन। होपफुली इजी होगी, ऐसे कोई मुश्किल नहीं, ट्राई तो बड़ी की थी मैंने कि अच्छे तरीके से बनाई जा सके और आसान हो। तो ठीक है, आज इतना ही काफी है, इसको करें। और मैं कुछ 3-4 जो है वो वीडियोस को जो है वो सेंड करता हूँ, तो वो भी मुझे जो है वो आप बताएं। बल्कि मैंने आपको कल कहा था कि मुझे बताएं भाई कौन किस टॉपिक है, तो वो मुझे किसी बच्चे ने बताया भी है। तो अच्छा, आप में से अपने मैं खुद किसी की ड्यूटी लगाता हूँ कि मुझे बताए। सफिया, सफिया ने मेरा ख्याल है हमारे सारे जो हैं वो लिए हैं लेक्चर। तो सफिया आपने सारे लेक्चर लिए हैं? नहीं सर, मैंने सारे नहीं लिए। किसने सारे लेक्चर लिए? मैंने भाई किसी ने तो लिए होंगे ना, किसने सारे मैंने लेक्चर? 14। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दे।
ओहो,